प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। आज हम देखेंगे अनुप्रयोग नंबर 3, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम एक कुचालक गोले का निर्माण करते हैं, जिसकी त्रिज्या हम कितनी मानते हैं? R मानते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, हम लिखेंगे माना R त्रिज्या का कोई एक कुचालक गोला है। ठीक है, R त्रिज्या का कोई एक कुचालक गोला है। मैं हल्की डायग्राम बनाता जाऊंगा, हल्की पॉइंट टू पॉइंट लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने R त्रिज्या का कोई कुचालक गोला माना। ठीक है, तो इतनी बात हम लिख देंगे, माना R त्रिज्या का एक कुचालक गोला है। ठीक है, और मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था, किसी भी कुचालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके अंदर समाहित हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस क्यू आवेश को इसको दे रहा हूं कुचालक गोले को। ये कैसा गोला है? कुचालक गोला। कुचालक गोला बेगोला लेकिन हम बोल रहे थे वह कुचालक है, ऐसे हम बोल रहे हैं कुचालक है, हम हमारे ऊपर है। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या आपका कुचालक गोला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था किसी भी कुचालक गोले को आवेश देने पर जो आवेश होता है उसके अंदर बिखर जाता है, और चालक को दोगे तो उसके बाहर बिखर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको प्लस क्यू आवेश दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आवेश इसके अंदर बिखर जाएगा। सतह की और भागड़ा जीरो है भैया। अरे सुनते ही ना, नहीं हो जीरो क्यों नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना R त्रिज्या का एक कुचालक गोला है, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो धन्यवाद लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे प्लस क्यू आवेश देने पर हम संपूर्ण आवेश उसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको ये केंद्र दिखाई दे रहा है, इस केंद्र को मैं मान ले रहा हूँ O है। ठीक है, अब से केंद्र O से मैं R दूरी पर बिंदु मानूंगा P। ठीक है, उसकी स्थिति 4 हो सकती हैं, या तो बिंदु P यहाँ पे हो सकता है गोले के बाहर, या तो सतह पर हो सकता है, या अंदर हो सकता है, या तो केंद्र पर हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P मानूंगा, जिसकी निम्नलिखित स्थितियां, या तो बाहर होगी, सतह पर होगी, अंदर होगी, या तो केंद्र पर होगी। ठीक है, तो मैं एक बात लिखूंगा, कुचालक गोले से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। एक बिंदु P उपस्थित है, जिसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं, जिसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं। तो अब उन स्थितियों को हम केस के रूप में स्टडी करेंगे। तो माना R त्रिज्या का एक कुचालक गोला है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कुचालक गोले सही बात है, हाँ ये भी लिख सकते हैं। कुचालक गोले इस प्रकार लिख, कुचालक गोले के केंद्र से, थोड़ी बात ऐड करेंगे। कुचालक गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जिसकी निम्नलिखित स्थितियां हैं।
ठीक है, अब हम केस करके देखेंगे। पहला केस लेंगे, यदि बिंदु P गोले के बाहर उपस्थित हो, उस केस में देखेंगे क्या निकल कर आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर केस नंबर 2 में देखेंगे, यदि बिंदु उस गोले की सतह पर उपस्थित हो तब देखेंगे, फिर अंदर हो, फिर केंद्र पर हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट होंगे। हाँ, पेपर में आपको बता देगा कि कुचालक गोले के सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, कि सतह पर निकाल लीजिए कि अंदर निकालिए, वो आपको बता देगा किस पर आपको निकलवानी है। नहीं कहेगा तो कहेगा चारों केस करो, वो आपको बता देगा कहाँ पर निकालनी है, आपको सतह पर निकालनी है, अंदर निकालनी है, आपको बता देगा वो। सब बताए तो ये मजा आएगा, सब अपने करता है सब नहीं पता कितने होशियार हैं। तो हम इसका पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या लेंगे, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर उपस्थित हो। ध्यान पूर्वक देखें, कहीं पर भी आपको समझना है तो आप पूछ सकते हैं। यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर उपस्थित है, तो पहला कंडीशन लिए हमने, यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर उपस्थित हो, तुमने ये कुचालक गोला माना, ठीक है, इसकी रेडियस हमने मान ली r, इसका केंद्र हो गया O, इसको आवेश दिया प्लस Q आवेश, हमने भर दिया। तो मैंने पहला केस लिया, यदि बिंदु P कुचालक गोले के बाहर उपस्थित हो, यानी केंद्र से कितनी दूरी, r दूरी पर। एक बिंदु P मैंने कहाँ पर माना, गोले के बाहर माना, और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, किसी चालक गोले या कुचालक गोले के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आप क्या करोगे, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करोगे। ठीक है, और बिंदु P है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको बिंदु P दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु P के ऊपर हम गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया। इसके करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होगी और क्षेत्रफल सदिश किधर होगा। ठीक है, इसके 4 केस होंगे। हाँ, फिर इसके बाद वो 2 डेरिवेशन बचे हैं, वो एक ही केस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे गाउस नियम से। गाउस नियम कहता है आपका बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका, सिग्मा Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये फिर भी मैंने आपको लिखा ही है। अब आपको क्या करना है, Q का मान कितना है, सिग्मा Q का मान प्लस Q तो आवेश दिया है मैंने, ये वाला, यानी सिग्मा Q ये कितना हो गया, आप हाँ प्लस का Q आवेश हो गया। ठीक है, हाँ, अब देख रहे हैं E और ds का, क्योंकि सदिश राशि दिशा देखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया E की दिशा क्या होती है, आवेश वितरण के तल के लंबवत, इस प्रकार हो जाएगी E की दिशा। ठीक है, E वेक्टर। और क्षेत्रफल सदिश सदैव हम गॉसियन पृष्ठ के ऊपर मानते हैं, जो क्या होता है उसके लंबवत होता है। तो आपका क्षेत्रफल सदिश यहाँ होगा, थोड़ा सा हम काट लेते हैं अल्प, और वो क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ के तल के लंबवत होगा, यानी ds वेक्टर इधर होगा आपका। अब हम दोनों के मध्य में एंगल देख लेंगे, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कल की तरह डेरिवेशन हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट को उठाएंगे। ठीक है, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या हो जाएगा, cos थीटा आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा E ds cos थीटा बराबर सिग्मा Q ये कितना है आपका, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया, तो आप इसको नोट करें, तब हम आगे देखेंगे। अब हम इसको देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, E को बाहर निकाल लेंगे और cos थीटा की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो हम लिखेंगे E हमने बाहर निकाल लिया, तो बंद समाकलन आपका हो जाएगा ds cos 0। ठीक है, और बराबर कितना है, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसको हटा देंगे, आपका बचेगा बंद समाकलन ds। ठीक है, इसका मान तो 1 हो गया, समाप्त हो गया ये, आपका बचा Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंद समाकलन ds का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, ये अल्प चीज है, इसका हम समाकलन कर रहे हैं तो आपको पूरी चीज प्राप्त होगी। जैसे हम ds का समाकलन करेंगे तो आपको s प्राप्त होगा, और s क्या होगा, संपूर्ण
क्षेत्रफल हाँ 4 पाई गोले का क्षेत्रफल यानी कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तुम इसकी जगह पर क्या लगा लेंगे, 4 पाई स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, ई बराबर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर का नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आपको निकल कर आया ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे कर दिया। अब आप देखें, हमने इतनी वैल्यू पढ़ी है, कितनी होती है, के की वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको हम के की वैल्यू तो रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा ई बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यह क्या है आपका सदिश रूप नहीं है, सदिश रूप में करने के लिए हम वेक्टर लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। आप इसको नोट करें। हाँ, अब हम केस देख रहे हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में देख रहे हैं, हमने बिंदु P माना था गोले के बाहर, अब हम माने गोले की सतह के अंदर, सतह पर हम लिखेंगे यदि बिंदु P गोले की सतह पर उपस्थित हो, सतह पर हो। ठीक है, तो यह आपका कोई कुचालक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी r है। ठीक है, और इसको आवेश कितना दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। एक रहेगा छोटे को तो फिर आप सबसे बड़े को है। ठीक है, और हमने बिंदु का माना है, इसकी सतह पर ही माना है आर दूरी पर। ठीक है, और बिंदु माना है इसकी सतह पर ही, तो जहां हम बिंदु मानते हैं उसी के ऊपर गौस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वह आपको दिखाई नहीं देगा, इसी के ऊपर होगा, समझ लीजिए, इसी के ऊपर ही होगा वो गौस पृष्ठ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो बड़ी आर है छोटी आर के बराबर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम केस में हमें छोटी आर की बड़ी आर रख देनी, वही आपको उस पर थोड़ा हम कार्य करेंगे। तो हम लिखेंगे, हमने देखा कुचालक गोले के बाहर तीव्रता, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना था, ई वेक्टर बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर आर कैप। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आर बराबर बढ़िया रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई वेक्टर बराबर के क्यू बट्टे बड़ी आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, ये हेडिंग है, यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो। ठीक है, नहीं उसको नहीं बनाएंगे, वो आपका मात्रक सदिश होता है जो दिशा को प्रदर्शित करता है, वो दिशा दिखाने के लिए, और उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हाँ, ये आपका सेकंड केस फिनिश होता है। अब हम थर्ड केस देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम तीसरा केस देख रहे हैं, हम लिखेंगे यदि बिंदु P कुचालक गोले के अंदर उपस्थित हो। ठीक है, अब की बार हमने कुचालक गोला के अंदर बिंदु को माना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने गोला मान लिया। ठीक है, इसका केंद्र कितना है, O, और सर्कल की रेडियस कितनी है, इसकी बड़ी आर। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसके अंदर बिखर जाएगा वो। ये करते एक और पे लेके आवा करूंगा हाल बोला करता है हम लोग लेके ये खत्म है आपको लेके आएंगे। आज ही आज का गोला है, फिर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका कुचालक गोला है जिसे हम आवेश दे चुके हैं। ठीक है, अब की बार हमने बिंदु कहाँ पर माना है, उसके अंदर माना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये बिंदु कहाँ पर है, आपका ये रहा बिंदु P। ठीक है,
आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो मैंने आपको बताया जहां पर हम बिंदु P मानते हैं उसी के ऊपर हम गॉस पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम गॉस पृष्ठ का क्या करें? निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका गॉस पृष्ठ हो गया। ये तो हमसे बता रहा है, मेरा कौन सा बता रहा है? बोथ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे गॉस नियम से। तो ये लंबे लंबे बोल चलो भाई ना पाई। भैया ठीक है, देखो गॉस नियम क्या कहता है मैं आपको बता चुका हूं। तो गॉस नियम होता है बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पहले तो इसकी दिशा देख लेते हैं। ई और ds की दिशा आपको पता है वही होगी। ई की दिशा क्या होगी? क्या होगी? जहां पर आपका आवेश बिखर रहा है उसी के समांतर होगी। ठीक है, ई की दिशा। और जो ds की दिशा क्या होती है? वो हम पृष्ठ मानते हैं गॉस पृष्ठ, उसी को थोड़ा काला काट लेते हैं, छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, उसी के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक इधर समझें। ये यहाँ पर आपको दिया है सिग्मा क्यू, इसका मतलब है टोटल आवेश। ठीक है, इस गोले के पास टोटल आवेश कितना था? क्यू तो था, मैंने क्यू तो आवेश दिया था। ठीक है, ये प्लस का क्यू आवेश किसका था? पूरा कुचालक गोले का था। ये पूरा गोला आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे गोले का आयतन कितना था? आपका आवेश कितना था उसका? प्लस का क्यू कुलालक हो गया। ठीक है, और ये मैंने इतना छोटा सा सर्कल माना, इसको क्या माना है मैंने? गॉसिय पृष्ठ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हम आवेश लेते हैं वह गॉसिय पृष्ठ के अंदर का आवेश लेते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने डेरिवेशन किया था, बिंदु P यहाँ पर माना तो उसके अंदर का आवेश हमको पता था क्यू था। तो ठीक है, हमने क्यू ले लिया। लेकिन अब हम ध्यानपूर्वक देखें। अब हमको आवेश चाहिए गॉसिय पृष्ठ, यानी इसके अंदर का आवेश चाहिए। ठीक है, इसके अंदर का आवेश क्या? हमको आवेश पता है इसके अंदर का आवेश क्या होगा, हमको नहीं पता। हमको तो टोटल सर्कल का आवेश पता है प्लस क्यू है। हमको आवेश यहाँ पर कौन सा चाहिए? हमको यहाँ पर आवेश चाहिए इस सर्कल के अंदर का। अब वह आवेश हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो उसको ध्यानपूर्वक देखें। पहले तो हम बता देंगे पूरे कुचालक गोले का आवेश कितना? इतना है। ठीक है, और इस सर्कल का आवेश मैं मान ले रहा हूँ क्यू डैश। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ, पहले तो लिख रहे हैं माना कुचालक इस प्रकार लिख दें। हम लिख दें यहाँ कुचालक गोले में आवेश प्लस क्यू है तथा है, तो माना गॉसिय पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू डैश है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आपका जो संपूर्ण आवेश है वो तो आपको पता ही क्यू है। अब इसके अंदर का आवेश पता करना है आपको, तो मैंने उसको क्यू डैश मान लिया है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर के आवेश को ज्ञात करना है क्यू डैश का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। मैं इसका तरीका बताऊंगा आप किस प्रकार इसके गॉसिय पृष्ठ के अंदर का आवेश ज्ञात करेंगे। यहाँ इस संपूर्ण गोले में आवेश कितना है? प्लस क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर आवेश चाहिए सिर्फ कितना? इस सर्कल के अंदर का आवेश चाहिए, हमें टोटल आवेश से कुछ भी मतलब नहीं है। तो हमें इस छोटे से सर्कल के अंदर का आवेश निकालना है, तो उसको किस प्रकार निकालना है? ठीक है, और उसको ध्यानपूर्वक समझना। देखो, जैसे कि हमने कक्षा 10th क्लास में पढ़ा था, गोले का आयतन कितना होता है? ध्यान है आपको? गोले आपका कोई बॉल हो भारी वाली लोहे की, अंदर की बॉल नहीं, वो तो खोखली हो जाएगी। आपकी ये बॉल होती है लोहे की, तो उसका आयतन कितना होगा? गोली तो है, गोली तो है, तो उसका आयतन कितना होगा? गोले का आयतन होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नो, गोले का आयतन यस
तो गोले का आपका आयतन होता है 4/3 पाई r³ ठीक है। हाँ, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ ठीक है। यानी संपूर्ण गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r³। इसको तो चलो मैं देसी भाषा से समझा देता हूँ। हाँ, मान लीजिए देखो मैं सर्कल का इस गोले का आयतन कितना मान ले रहा हूँ। मान लीजिए जो इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, मैं पूरे सर्कल का आयतन मान ले रहा हूँ। मान लीजिए 50 मीटर क्यूब। कितना? 50 मीटर क्यूब ठीक है। ठीक है, पूरे सर्कल का मैंने आयतन कितना मान लिया 50 मीटर क्यूब ठीक है, मान लिया मैंने। अब ध्यान पूर्वक देखें। देखो भैया जनवासे में आए हैं, बारात में सो रहा है जैसा बसरों का तीर वैसा है। मैंने मान लिया, ध्यान पूर्वक समझें तभी मैं करा पाऊंगा। मैंने मान लिया संपूर्ण गोले का आयतन कितना है 50 मीटर क्यूब। अब 50 मीटर क्यूब आयतन में आवेश भरा हुआ है ठीक है। तो मैं आवेश की जगह पर यहाँ पर मान ले रहा हूँ 50 मीटर क्यूब आयतन में आपके आवेश की जगह मैं क्या मानूं कंचे मान ले रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? कंचे मान ले रहा हूँ ठीक है। पानी नहीं, कंचे मान ले रहा हूँ ठीक है। तो मैं आपके 50 मीटर क्यूब में मान ले रहा हूँ कितने 50 मीटर क्यूब में कितने कंचे हैं आपके। मैंने मान लीजिए आपके 20 कंचे। कितने? 20 कंचे हैं ठीक है। ये संपूर्ण गोला है, उसका आयतन कितना माना मैंने 50 मीटर क्यूब। और इस गोले में क्या भरा हुआ है आवेश। आपकी मर्जी है, मान ही तो रहे हैं, माना कुछ भी मान लीजिए ठीक है। हाँ, तो इस 50 मीटर क्यूब आयतन मैंने माना है, इसमें कितने कंचे रखे हुए हैं 20 कंचे रखे हुए हैं ठीक है। 20 कंचे रखे हुए हैं ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 50 मीटर क्यूब में कितने कंचे? 20 कंचे हैं ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपका 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे। 20 मीटर मतलब टोटल आयतन कितना है 50 मीटर क्यूब में कितने कंचे? 20 कंचे। अगर मैं पूछूं इसके 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने कंचे होंगे। देखो आपको उसने दिया 50 मीटर क्यूब में 20 कंचे हैं ठीक है। अगर मैं इस प्रकार बोलूं, अगर मैं 1 मीटर क्यूब में निकालना चाहूँ 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे, तो आपको क्या करना है 50 का इसके नीचे डिवाइड लगा देना है, तभी तो निकल के आ पाएंगे। 20 मीटर क्यूब में 20 कंचे, 50 मीटर क्यूब में 20 कंचे, तो 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे आपको 50 का डिवाइड लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 20/50 यानी इससे से कट गया 2/5 आपको निकले हमारे आधे फाधे टूटे फूटे कंचे होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो मैं चलो सिंपल कंचे कर लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। चलो 100 कंचे मान ले रहा हूँ ठीक है, इससे आपको आसानी होगी ठीक है। तो 50 मीटर क्यूब में सपोज मान लिया है, बस ज्यादा ही कंचे हो जाएंगे मानने के लिए। तो 50 मीटर क्यूब में 100 कंचे हैं ठीक है। तो 1 मीटर में कितने कंचे हो जाएंगे 100/50 यानी 2 कंचे हो जाएंगे ठीक है। मान लीजिए कंचे बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है। इस प्रकार 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे हो गए 2 कंचे हो गए ठीक है। आ रही है। अब देखो इस संपूर्ण गोले में कितने कंचे थे 100 कंचे। मैं एक छोटे से मीटर क्यूब में कंचे निकाले 2 कंचे। अगर हमको पता ही इतना इतना आपको दिखाई दे रहा है, इतना इतना आयतन मान लीजिए उसने दे दिया, इतना इतना आयतन आपको कितना दे दिया उसने दे दिया, मान लीजिए इतना इतना आयतन आपका 10 मीटर क्यूब। कितना है 10 मीटर क्यूब उसने आपको दे दिया कि इतना इतना आयतन कितना है 10 मीटर क्यूब। मान मान रहे आपकी चॉइस है, कितना ही मान सकते ठीक है। तो मैंने इतना इतना मान लिया कि इतना इतना आयतन कितना है 10 मीटर क्यूब है ठीक है। अगर मैं पूछूं इस 10 मीटर क्यूब आयतन में कितने कंचे होंगे, तो आप क्या करोगे, जो आपने 1 मीटर क्यूब में कंचे निकाले 2, तो उसी में तो उसका 10 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो आप बताओगे इसमें हाँ 20 कंचे हैं। तो आप क्या करोगे 2 × 10 का 2 यानी कितने बताओगे 20 कंचे। इसमें कितने कंचे 20 कंचे। समझे। तो कहने का तात्पर्य ये देखो यही कॉन्सेप्ट हम इस वाले में लगाएंगे देखना। तो हमको पता है, ध्यानपूर्वक समझे, हमको इस गोले का टोटल आयतन पता है ठीक है। कितना था 4/3 पाई r³ पता है हमको। इसी प्रकार मैंने मान लिया इस गोले का संपूर्ण आयतन कितना है 50 मीटर क्यूब। और इस गोले में क्या भरा हुआ है आवेश। आवेश की जगह क्या मान लिया मैंने कंचे मान लिए। 50 मीटर क्यूब में 100 कंचे ठीक है। फिर मैंने निकाला 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे, तो मैंने 50 कंचे में डिवाइड करा 2 कंचे निकल कर आ गए ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 2 कंचे भरे हुए हैं।
अब इसके अंदर छोटा सा सर्कल रख दिया गया है, उसमें वो हाँ गोला ही रखा गया, उसका आयतन आपको दे दिया उसने 10 मीटर क्यूब। अब उसने बताया 10 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे, तो आपने 1 मीटर में निकाले हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस वाले में लगाऊंगा, ध्यानपूर्वक देखें। अब ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से समझना। अब हम समझ आ रहा हूँ, ठीक है, इसको ही मिटा देते हैं। देखो सर्कल का आयतन कितना है, 4/3। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल आवेश। कितना है, देखो ध्यानपूर्वक से, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल कितना आवेश है, क्यू तो है, ध्यानपूर्वक समझना। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल आवेश कितना है, क्यू है। ठीक है, इस सर्कल की बात हुई 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस छोटा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है आपका, उसकी बात हम बात करें। ये 4/3 पाई आर क्यूब में कुल आवेश है। ठीक है, अब मैं एक आयतन में आवेश निकालूं, जैसे कि देखो इसकी जगह मैं क्या माना था, मैंने 50 माना था। ठीक है, यहाँ पर कितने थे, 100 कंचे थे। ठीक है, ये 50 मीटर क्यूब का मान था। अब मैं 1 मीटर क्यूब का मान निकाल रहा हूँ, तो 1 मीटर के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक आयतन में कुल आवेश, यही तो लिखूंगा मैं, एक आयतन में। अंदाज अगर वैल्यू दी हो तो हम बता सकते हैं, बता तो रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, वैल्यू नहीं दी तो भी बता रहा हूँ। तो एक आयतन में कुल आवेश कितना हो जाएगा, जैसे कि 50 मीटर क्यूब में कितने कंचे थे, 100 कंचे थे। तो मैंने एक में निकाला, तो क्या किया मैंने, 100 में इसका 50 का डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 50 के लिए कितना दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कंचे के कितना दिया है, प्लस का क्यूब। आवेश समझ रहे हो। अब देखो, अब मैं निकालूं एक आयतन में कुल कितना आवेश, तो आप क्या करोगे, 50 का आपने 100 में डिवाइड किया कि नहीं किया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब का क्यूब में डिवाइड करोगे क्या नहीं करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक आयतन में कुल आवेश यानी कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3Q बट्टे 4 पाई आर क्यूब। कितना आपको दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं क्यों नहीं, ये 3 पहुंचा 3 ऊपर। ठीक है, हाँ। अब एक आयतन में निकल कर आया इतना आवेश। ठीक है, एक आयतन में आवेश निकल कर आया इतना, हमें कितने का आवेश चाहिए, इस सर्कल का ही तो आवेश चाहिए। तो इस सर्कल का आप पहले आयतन बताओ, इस सर्कल का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब तो होगा। तो इसकी रेडियस कितनी है, छोटी आर है, उसकी तो बड़ी आर थी। तो हम बात करेंगे गाउसीय पृष्ठ ही तो है, गाउसीय पृष्ठ का आयतन कितना है आपका, 4/3 पाई छोटी आर क्यूब, यही तो है। तो इतने आयतन में आपको आवेश बताना है, तो आप क्या करोगे, हम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब में, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल आवेश। तो क्या करेंगे बताओ, ध्यानपूर्वक बताएं आप, बताओ क्या करेंगे, नो बताओ, ध्यानपूर्वक बताओ। हमें बस सिर्फ इस गोले के अंदर का आवेश पता करना है, कितना आवेश है। हाँ, तो कितना हो जाएगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल आएगा। समझे कि नहीं समझे, अब ध्यानपूर्वक समझा, देखो ध्यानपूर्वक समझना। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल आवेश कितना, क्यू, यानी मैंने जैसा कि इसको मैंने 50 मीटर क्यूब माना था। ठीक है, यानी 50 मीटर क्यूब में कुल आवेश कंचे कितने थे, 100। इसकी इससे ने तुलना करके चलना, 50 मीटर क्यूब आयतन में कितने कंचे, 100 कंचे। इसी की तरह यहाँ पर नहीं रखा मैंने, आयतन आपका 50 मीटर को यहाँ पर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 50 मीटर क्यूब में 100 कंचे, इसी प्रकार यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कुल कितना आवेश, क्यूब। सही है, ये लाइन मिल रही है। फिर मैंने यहाँ पर निकाला था 1 मीटर क्यूब में कितने कंचे होंगे, तो आपने कितने बताया, इसका इसमें डिवाइड करके बताया कितना, 2। ठीक है, तो इसी पर मैंने निकाला यहाँ पर एक आयतन में कुल कितना आवेश होगा, इसका इसमें डिवाइड किया, तो इसी प्रकार मैंने इसका इसमें डिवाइड किया। सही है, ठीक है किया, तो ये निकल कर आ गया। फिर मैंने आपको पूछा 10 मीटर क्यूब में कुल कितना आवेश हो, कितने कंचे होंगे, तो आपने क्या किया, 10 का 1 वाले में मल्टीप्लाई किया, इसमें ही तो किया आपने,
1 मीटर क्यूब वाले में यहाँ 2 इंटू 10 किया। तो इसी प्रकार में एक आयतन में कुल कितना आवेश आपका इतना, ठीक है, एक आयतन में इतना है, तो इतने आयतन में कितना होगा आपको इसका सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 10 का मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी प्रकार इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्यू डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, दोबारा पूछ सकते हो, अभी टाइम है, समझे। तो इसी पर हम क्यू डैश का मान लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3Q/4 पाई आर क्यू में। अब आप देखें आपका 3 से 3 चला गया, 4 से 7 चला गया, पाई से पाई चली गई, आपका बचा यहाँ पर RQ/Q/बड़ी RQ। तो आपका ये क्यू डैश का मान निकल आ गया। अब इस क्यू डैश के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो आप इस बात को नोट कर लें, जहाँ कहीं भी आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों कितना आवेश है, यहाँ पर क्यू डैश का मान चाहिए था और क्यू डैश का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो हम इस डॉट को घटाएंगे, cos थीटा लेकर आएंगे, ठीक है। हम इसको लिख देंगे EDS cos थीटा, और यहाँ पर क्यू डैश का मान कितना, ये RQ/बड़ी RQ, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपका बगल में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप क्या करो, cos थीटा का मान कितना 0, ई को हम बाहर निकालेंगे, बंद समाकलन DS और cos 0, ठीक है, RQ/एप्सिलॉन इंटू बड़ी RQ, ठीक है। आपको पता है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा E बंद समाकलन DS, ठीक है, RQ/एप्सिलॉन इंटू बड़ी RQ। अब हम जानते हैं इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो आपको S प्राप्त होगा। S क्या है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, कितना होता है 4 पाई R², ठीक है। तो इसकी DS की हम ये लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहीं पर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो E इंटू 4 पाई R² बराबर RQ/एप्सिलॉन इंटू बड़ी RQ। आप इतना नोट करें तब तक। तो ये हमने किया है बंद समाकलन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर सिग्मा Q/एप्सिलॉन। तो इसको हमने cos थीटा में खोल दिया और क्यू डैश की जगह अपने ये मान लगा लिया, ठीक है। और cos थीटा की जगह पर हमने 1 लगा लिया और ये आपका निकल गया E बराबर बंद समाकलन DS, और ये आपका चल ही रहा है। और DS का हम समाकलन करेंगे किसका, इसका। तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, या आपको यहाँ पर आयतन मिला इसके अंदर का, ठीक है, और हमने यहाँ लिख लिया पूरे सर्कल का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस यहाँ छोटी r लिख लो, क्योंकि इसके अंदर की तो बात हुई है, इसकी तो रेडियस लेंगे, हमने बड़े वाली के ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। हाँ। और यहाँ पर भी आप छोटी r करें। अब हम क्या करेंगे, आपने कहाँ तक नोट करा, इतनी साइड आपने आशा है नोट की होगी, इसको हम इरेज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो E बराबर आपका निकल कर आएगा RQ/4 पाई R² इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी RQ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यह करोगे, हमारे यहाँ बिल्कुल चली गई है, RQ दिखाई दे रहा है, RQ से आप R² को काट दोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको एक R रह जाएगी। तो आपको यहाँ पर बता RQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बड़ी RQ, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है आपका, K तो होता है। तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना, इतने मान को हम क्या लिख देंगे, K लिख देंगे। हाँ, तो आपका E बराबर हो जाएगा आपका KRQ/RQ, ठीक है। तो इसका ये वैसा रूप हो गया, इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं, तो वेक्टर लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा E वेक्टर बराबर KQR, घुमा दिया, ठीक है, RQ इंटू R कैप, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको थोड़ा नोट करें। और यहाँ पर थोड़ी विद्युत चली गई है, अभी यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जनित्र को स्टार्ट करने गए हैं, थोड़ा समय लगेगा। अब हम यहाँ पर हम चौथा केस देख रहे हैं लास्ट में, केस नंबर 4। यदि बिंदु P कहाँ पर हो, अब की बार केंद्र पर हो, ठीक है। यदि बिंदु P
केंद्र पर हो। बहुत ने प्रैक्टिस करके दी। ठीक है, तो यह आपका सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, बढ़िया है। ठीक है, और ये आपका केंद्र ओ है। ठीक है, इसमें प्लस की वजह से भरा पड़ा है, ये लास्ट है, वो है लास्ट केस है, ये वीडियो चालू कर लेते हैं। चालू है। ठीक है, अब की बार हमने बिंदु कहाँ माना है, इसी बिंदु केंद्र ओ के ऊपर ही हमने बिंदु पी मान लिया है। तो केंद्र एक ओ के ऊपर ही हमने बिंदु पी माना है, तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं आपके गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, अभी हमने देखी कितनी निकल कर आई थी आपकी, के क्यू आर बट्टे बड़ी आर क्यू आर कैप, यही तो थी सर्कल के अंदर। और हमें निकालना केंद्र पर तो छोटी आर का मान 0 है, तो हम छोटी आर की यहाँ पर हम 0 लगाएं, के क्यू 0 आर कैप बट्टे बड़ी आर क्यू, तो कितना निकल कर आया आपका, 0 निकल कर आया, समझे। तो ये सेंटर पर निकल कर आया 0। ठीक है, अब कल की तरह हम इसका भी क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, तो आप इस बात को नोट कर लें, फिर हम ग्राफ बनाएंगे इसका। अब इसके 2 डेरिवेशन बचे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन जो पेपर में आने की संभावना हुई है, जो पेपर में आते ही हैं, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंटर में आ चुके हैं आप, इंटर के विद्यार्थी हैं। आज कितना समय हुआ है, अगर समय होगा तो हम करा देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा उसका ग्राफ बना देते हैं। तो आप पहले यहाँ पर लिखो, केस लिखोगे, केस नंबर 1 क्या था आपका केस नंबर 1 था ई वेक्टर बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और यह आपकी विद्युत क्षेत्र कहाँ पर निकल कर आई थी, ठीक है। तो यह आपकी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकल कर आई थी कहाँ पर, गोले के बाहर यानी आउटसाइड निकल कर आई थी। ठीक है, तो आउट लिख दोगे आप। और केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 क्या था आपका, सरफेस का था, यानी सतह पर आपकी कितनी निकल कर आई थी, आपकी निकल कर आई थी के क्यू बट्टे बड़ी आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब केस नंबर 3 की बात करें हम, केस नंबर 3 में आपकी इनसाइड कितनी निकल कर आई थी, आपकी निकल कर आई थी के क्यू आर बट्टे आर क्यू इंटू आर कैप। ठीक है, और केस नंबर 4 में आपकी ई सेंटर कितनी निकल कर आई थी, 0 निकल कर आई थी। ठीक है, अब हम ग्राफ देख रहे हैं किसके मध्य, ई के मध्य और आर के मध्य। ठीक है, तो अब आप देखें क्या देखेंगे, पहले तो ई और आर में आपको संबंध देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें संबंध देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसमें संबंध है आपका ई समानुपाती 1/r स्क्वायर का। ठीक है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, इसमें हम देखें, इसमें तो आर है ही नहीं है, आर ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका ई कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया। ठीक है, यहाँ पर इनसाइड हम देखें आपको ई जेरी, ई के सामने छोटी आर है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ई समानुपाती छोटी आर। ठीक है, इसमें तो ये सेंटर है तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, हाँ, अब आप देखें, देखो हाँ, इसका मैं आपको ग्राफ बता चुका हूँ कैसा बनता है आपका, इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। ठीक है, इसका किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनता है, इस प्रकार तो बनता है, और इसका किसका, इसका बनता है इस प्रकार। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखें, सेंटर का देख रहे हैं हम ग्राफ। ठीक है, सेंटर का यहाँ पर कितना 0 होगा। ठीक है, अब इनसाइड कितना है, समानुपाती, और समानुपाती ग्राफ होता है इस प्रकार सीधा। ठीक है, अब सरफेस का क्या कांस्टेंट ग्राफ किस प्रकार होता है, इस प्रकार ही तो होता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, इसको हम मिला देंगे इस प्रकार, थोड़ी रेखा। अब ये आपका केस नंबर 3 समानुपाती ग्राफ किस प्रकार होता है आपका, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो आप इसका इस प्रकार आंसर आपका निकला है आर स्क्वायर। आपका क्या था, कांस्टेंट का था, ये आपका ई समानुपाती आर का था। ठीक है, तो आपका ये ग्राफीय निरूपण हो गया। तो इस प्रकार आपका अनुप्रयोग नंबर 3 फिनिश होता है। आगे के आने वाली वीडियो में हम 2 अनुप्रयोग को देखेंगे और इस प्रकार आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।